अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने क्लास 10 का लेक्चर 6 पढ़ना है, जिसमें हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और उसके यूनिट को डिस्कस करना है। रिसेंटली मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको पढ़ा चुका हूँ, इसकी डेफिनेशन भी, इसका फार्मूला भी मजीद बता देता हूँ आपको। यहाँ पे आपका फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट ए और बी आपस में क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, जिसमें सी और डी क्या बन रहे हैं, आपके प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक हमने इसका केसी एक्सप्रेशन निकाला था सिंपली। लेकिन जनरल रिएक्शन, इन जनरल रिएक्शन में क्या होता है कि भी उसमें मोल्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल किसी भी रिएक्टेंट के मोल्स हों या प्रोडक्ट के मोल्स हों, तो इस तरह हम क्या है केसी एक्सप्रेशन निकालते हैं। ये भी मैंने आपको बताया था। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, तो इसमें केसी एक्सप्रेशन क्या होगा, आपको सिंपली याद रखना चाहिए कि केसी इज सिंपली इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट। यानी ऊपर हम प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन लेते हैं, अब प्रोडक्ट जितने भी हों डजंट मैटर, ठीक है। अब नीचे क्या लेते हैं आप, रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन लेते हैं, तो इट डजंट मैटर जितने भी रिएक्टेंट हो, अगर उनके मोल्स हैं, चाहे प्रोडक्ट साइड पे है चाहे रिएक्टेंट साइड पे है, तो उसकी क्या ले लेते हैं आप, उन कंसंट्रेशन की पावर ले लेते हैं। अब देखें इसमें ऊपर क्या ले लेंगे हम, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, सी है मोलर कंसंट्रेशन। अब देखें इनके मोल्स हैं, तो देखें मोल्स भी हैं, इसके सी का सी मोल्स, इसके डी मोल्स, ठीक है। अब नीचे क्या लेते हैं आप, रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन, ए है आपका और बी रिएक्टेंट है, इनके मोल्स क्या ले लेंगे हम, एज अ पावर ले लेंगे। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, केसी एक्सप्रेशन आ जाएगा। यानी सिंपली अगर आपको कोई रिएक्शन दिया जाए तो आप आसानी से जस्ट उसका केसी एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। आपने जस्ट सिंपली याद रखना है इट इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो इसमें हमने क्या फाइंड आउट करना है, इनके यूनिट्स। अब ये क्या है, केसी की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, केसी इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट, यानी हासिल जरा प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स C and D and their coefficients or moles are raised to the power of these molar concentration, ठीक है। टू प्रोडक्ट यानी हासिल जरा प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स A and B and their coefficients or moles are raised to the power of these molar concentration, तो उसे हम क्या कहते हैं, Kc कहते हैं। अब कोई रिएक्शन है आपका, जनरली नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है, अमोनिया। आप इसे बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे, यहाँ पे क्या आ जाएंगे, 2 अमोनिया आ जाएंगे। अब पहले तो मैंने आपको बताया था, अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए कि आपके पास ये रिएक्शन है, इसका केसी एक्सप्रेशन डिराइव करें। मैंने आपको कहा था डायरेक्ट कि पहले इसका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन निकालना है, फिर रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन निकालना है। क्योंकि आपका ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है आपका, उसमें डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या एस्टैब्लिश हो जाता है। डायनामिक इक्विलिब्रियम के ऊपर आपको पता है रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, लेकिन मुखालिफ सिम्टों में क्या है, वकूफ पजीर होते हैं। तो इसमें क्या होगा आपका, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके क्या है, प्रोडक्ट बनाते हैं। अब कौन सी है, लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक रिएक्ट करने वाली एशिया नाइट्रोजन है और साथ में क्या है, हाइड्रोजन है। तो अगर मोल्स हैं तो उनकी क्या ले लेंगे, पावर। अब देखें नाइट्रोजन का 1 मोल है, तो इट मींस लिखे ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाइड्रोजन के कितने हैं, 3 मोल हैं। अब ये क्या है आपका फॉरवर्ड रिएक्शन। मैंने आपको कहा था जब प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो इसकी जगह पे कोई कांस्टेंट लगाते हैं, स्मॉल के स्मॉल है, यानी इट इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन। तो बाकी वैसे का वैसे आ जाएगा, ठीक। अब रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन आर जिसे कहते हैं, तो लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक रिवर्स रिएक्शन में क्या है, आपकी रिएक्ट करने वाली एशिया कौन सी है, अमोनिया है, यानी क्या है, डिकम्पोज हो रही है किसमें, हाइड्रोजन गैस और नाइट्रोजन गैस में। तो क्या ले लेंगे हम, उसकी मोलर कंसंट्रेशन ले लेंगे और मोल्स को एज अ पावर ले लेंगे। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रहेंगे, स्मॉल के स्मॉल आर क्या आ जाएगा, NH3 की पावर ले लेंगे, स्मॉल के स्मॉल आर, इट मींस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट फॉर द रिवर्स रिएक्शन। अब रिवर्सिबल रिएक्शन है एट डायनामिक इक्विलिब्रियम, आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, क्या आएगा, Kf N2 NH2 और मोल्स उसकी पावर ले लेंगे। अब यहाँ पे Kr NH3 और मोल्स क्या ले लेंगे हम,
पावर ले लेंगे, ठीक है। क्योंकि हमने Kc के इक्वल करना है तो Kc इज द रेशियो ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन टू प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट फॉर द रिवर्स रिएक्शन। तो हमने Kf और Kr के अगर इक्वल करना है तो Kr इस साइड पे डिवाइड हो जाएगा, तो ये वाली साइड उस साइड पे क्या है डिवाइड हो जाएगा। तो ऊपर क्या आ जाएगा आपका NH3 जो कि प्रोडक्ट है, नीचे आपके रिएक्टेंट अगर मोल्स हैं तो उसको क्या ले लेंगे हम पावर ले लेंगे। अब देखें सिंपली है ना कि Kc इज द सिंपली रेशियो ऑफ प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट। देखें NH3 ऊपर आ रहा है एज अ प्रोडक्ट और आपके नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस क्या आ रहे हैं एज अ रिएक्टेंट आ रहे हैं, ठीक है। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है इनके यूनिट्स। शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए कि डिराइव Kc एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, तो आपने ये इस तरह एक्सप्रेशन निकालना है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिवर्स एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम के ऊपर इक्वल करना है। फिर आपने नेक्स्ट क्या करना है Kc एक्सप्रेशन निकालना है, ठीक है। तो अगर आ जाए कि डिराइव यूनिट्स, किसके डिराइव Kc यूनिट्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि Kc एक्सप्रेशन इसका क्या हो सकता है, क्योंकि हम ऊपर प्रोडक्ट लेते हैं नीचे क्या लेते हैं रिएक्टेंट। तो आपने जस्ट क्या करना है उसका Kc एक्सप्रेशन लिखना है डायरेक्ट Kc एक्सप्रेशन। अब इसका Kc एक्सप्रेशन क्या है, ऊपर हम क्या लेते हैं प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन, अगर मोल्स है तो उसे क्या ले लेंगे पावर ले लेंगे। नीचे क्या लेंगे रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन, अगर मोल्स है तो क्या ले लेंगे हम पावर ले लेंगे, 3 आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है हमारे पास Kc एक्सप्रेशन। अब मैंने आपको बताया था ये जो आपकी स्क्वायर ब्रैकेट है इसको हम एक्टिव मास भी कहते हैं और मोलर कंसंट्रेशन भी कहते हैं। मैंने इसका यूनिट भी बताया था, यूनिट क्या होता है इसका मोल पर डीएम क्यूब होता है, ठीक है। तो इसकी जगह पे अब मैं क्या लिख लूंगा यूनिट लिख लूंगा मोल पर डीएम क्यूब। अब क्योंकि उस कंसंट्रेशन की पावर है तो इसकी भी क्या ले लेंगे हम एज अ पावर ले लेंगे, ठीक। अब इसका यूनिट लिखेंगे मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है, मल्टीप्लाई है तो हाइड्रोजन इसका भी क्या है हम यूनिट लिखेंगे मोल पर डीएम क्यूब पावर 3 ले लेंगे। तो अगर आप देखें तो इसे मैं खोल कर भी लिख सकता हूं कि मोल पर डीएम क्यूब मल्टीप्लाई मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है। अब ये नीचे आ जाएगा मोल पर डीएम क्यूब, ठीक। अब 3 बार हमने मोल पर डीएम क्यूब लिखना है क्योंकि उसकी क्या है पावर 3 है। मोल पर डीएम क्यूब मल्टीप्लाई मोल पर डीएम क्यूब। अब देखें एक यूनिट इससे कैंसिल, एक यूनिट इससे, एक यूनिट इससे, एक यूनिट इससे। अब हमारे पास जो है ना ये 2 यूनिट बचते हैं यहाँ पे नीचे। तो क्योंकि ये सेम है तो क्या करेंगे हम उसका स्क्वायर ले लेंगे, क्या आ जाएगा मोल स्क्वायर। अब आपको पता है जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपकी जो पावर हो जाती है वो क्या हो जाती है ऐड हो जाती है। अब डीएम क्या है -3 प्लस -3, यानी अगर इसे हम ऐड करें तो क्या होगा -6 आ जाएगा। अगर आपको पता हो कोई चीज अगर बटे में है तो अगर नीचे यानी नीचे है तो अगर पॉजिटिव में है ऊपर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, अगर नेगेटिव है तो ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो मैं इसे ऊपर लेके जा रहा हूँ। अब ये क्या होगा पॉजिटिव में है तो क्या आ जाएगा पर स्क्वायर आ जाएगा, ये नेगेटिव में है तो ये क्या आ जाएगा +6। तो इस रिएक्शन के लिए आपका Kc के यूनिट्स कौन से हैं ये हैं, ठीक है। अब ये क्या सिंपली आपने डिराइव करना है क्या किसको Kc यूनिट्स को, आपने डायरेक्ट Kc एक्सप्रेशन लिखना है फिर उनके यूनिट लिखते जाने हैं, ठीक है। यूनिट इसका यूनिट क्या है मोल पर डीएम क्यूब, अगर पावर ली गई उनकी कंसंट्रेशन की तो यूनिट की भी क्या कर लेंगे आप पावर ले लेंगे, ठीक है। अब एक बात और बताता जाऊं आपको, Kc के लिए 2 बातें लाजमी हैं, यानी कब वो यूनिट्स रखता होगा कब यूनिट्स नहीं रखता होगा, ठीक है। Np इसे हम कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, N फॉर नंबर ऑफ मोल्स, P फॉर प्रोडक्ट, ठीक। अब Nr नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, N फॉर नंबर ऑफ मोल्स, R फॉर रिएक्टेंट। तो किसी भी रिएक्शन में यूनिट्स फाइंड आउट करने के लिए 2 बातें याद रखनी है। व्हेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट is equal to the number of moles of reactant, then Kc has no units. For example, आपका रिएक्शन है
हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस आपस में रिएक्ट करके क्या बनाती है, हाइड्रोजन आयोडाइड गैस बनाती है। अब अगर इसको क्या करें आप बैलेंस करें तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कितने रिएक्टेंट है, इस हाइड्रोजन का 1 मोल और आयोडीन का 1 मोल, टोटल कितने हो गए, 2 मोल हो गए। ठीक, तो इसके कितने हैं, 2 मोल है। तो बात एक ही है कि ऊपर भी 2 यूनिट आ जाएंगे, नीचे भी क्या 2 यूनिट आ जाएंगे, आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट, तो उसका क्या है, कोई भी यूनिट नहीं होगा। लेकिन अगर आ जाए ये एज आ एमसीक्यू अगर आ जाए तो आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि भाई केसी के कोई यूनिट नहीं है इस रिएक्शन के लिए। लेकिन अगर दूसरी बात करें व्हेन कि भाई केसी का यूनिट रखता होगा व्हेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट is not equal to the number of moles of reactant then Kc has unit। अब देखें इसमें कितने हैं मोल्स रिएक्टेंट के, यहाँ पे 4 हैं, इस साइड पे कितने, 2 इक्वल हैं, नहीं है, तो इसलिए Kc के कोई ना कोई यूनिट होंगे, Kc के क्या होंगे, कोई ना कोई यूनिट होंगे। तो आपने क्या करना है, डिराइव करना है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए ना इसके लिए, ठीक है, तो आपने डायरेक्ट क्या करना है, इसका Kc एक्सप्रेशन लिखना है, ठीक है, Kc एक्सप्रेशन के बाद इनके क्या यूनिट लिखने हैं, फिर कट करने हैं, फिर आपका आंसर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। इसका मतलब क्या होता है, Kc हैज नो यूनिट। आपने शॉर्ट क्वेश्चन में ये नहीं लिखना कि भी रिएक्शन आ जाए फॉर दिस रिएक्शन Kc हैज नो यूनिट, नहीं, आपने डिराइव करना है कि भी कैसे नहीं रखता, ठीक है, तो टोटली। लेकिन एमसीक्यू के लिए याद रखना है कि भी जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट देन Kc हैज नो यूनिट। तो आपके नीचे ऑप्शन लिखा होगा, कोई यूनिट लिखे होंगे, एक ऑप्शन में दिया होगा नो यूनिट्स, तो आपने क्या करना है, नो यूनिट्स को पिक करना है, ठीक है। लेकिन जब नॉट इक्वल हो तो कोई ना कोई यूनिट होगा। अब मैं आपको एमसीक्यू के लिए भी ट्रिक बताता हूँ, आपने किस तरह फाइंड आउट करना है कि इसका कौन सा यूनिट होगा। अब देखें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डेल एन, एन पी ओवर एन, ठीक है। डेल एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, यानी डिफरेंस इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बिटवीन, ठीक है, इसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, यानी नंबर ऑफ डिफरेंस इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बिटवीन प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। यानी क्या करेंगे, आप उसका डिफरेंस निकालेंगे, पहले प्रोडक्ट के मोल लिखेंगे माइनस फिर रिएक्टेंट के मोल। अब देखें कितने हैं इसमें, प्रोडक्ट साइड में कितने मोल हैं, 2 मोल हैं, रिएक्टेंट साइड में कितने मोल हैं, 4 हैं। तो अगर आप इसका आंसर निकालें कितना आ जाएगा, माइनस। तो आपको पता है कि भी मोलर कंसंट्रेशन का यूनिट क्या है, मोल पर डीएमक्यू। अब इस रिएक्शन के लिए आपका एमसीक्यू है, डायरेक्ट दिया गया है, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे भी। अब आपने इतना टाइम लगाना, 4-5 मिनट तो लग जाएंगे इसको डिराइव करने के लिए, उसमें क्या है आपका टाइम जाया हो जाएगा। अब आपने पता क्या करना है, अब देखिए आंसर क्या आया है, -2। जब बैलेंस यानी डिफरेंस निकाला है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का, कितना है, -2। तो इनकी जो पावर है, अब देखिए मोल की पावर 1 है, लिखे ना लिखे की बात है, लेकिन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि आपको समझाने के लिए। अब देखें इसमें डीएम की पावर क्या है, -2। तो आप क्या करना है, इस -2 को उनकी पावर से मल्टीप्लाई कर देना है डायरेक्ट, ये निकाल के, ठीक है, इस यहाँ पे भी -2, ठीक है। जब आप मल्टीप्लाई करते हैं माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस, तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2 into 1 आपका क्या हो जाएगा, 2, यानी 2 × 1 क्या हो जाएगा आपका, -2 आंसर आ जाएगा। अब इसका डीएम का माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव हो जाएगा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। देखिए आपका यूनिट आ गया, हमने भी यही यूनिट निकाला है। तो आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपको पता है। डिफरेंस निकालेंगे कि भी प्रोडक्ट के मोल्स कितने हैं, 2 हैं, रिएक्टेंट के मोल्स कितने हैं, 4 हैं। तो अगर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का डिफरेंस निकालेंगे 2 - 4 कितने आ जाता है, -2, ठीक है। तो ये जो -2 आंसर आया है, आपने एक मोलर कंसंट्रेशन का जस्ट यूनिट लिखना है। कौन सा है यूनिट, मोल डेसीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे 1 लिखे ना लिखे आपकी मर्जी है, लेकिन समझाने के लिए मैंने लिख दिया। अब ये जो आंसर आया है उनकी पावर से आप मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई माइनस मल्टीप्लाई प्लस, क्या आ जाता है आपका आंसर, माइनस आ जाता है। 2 × 1 तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस कितना आ जाएगा आपका, प्लस आ जाएगा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसका क्या यूनिट ये होगा एमसीक्यू के लिए। आपको ये जो है डिराइव करने की जरूरत नहीं है, इतना टाइम जाया करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये क्या है, केसी के यूनिट्स। अब आपके लिए असाइनमेंट है, 2 रिएक्शन मैं दे रहा हूँ,
इसके आपने केसी एक्सप्रेशन भी निकालना है, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड भी निकालना है, रेट ऑफ रिवर्स भी निकालना है, ठीक है। उसके बाद फिर उनके यूनिट्स भी निकालने हैं। आपका पहला रिएक्शन है PCl3 Cl2, क्या बनाएंगे PCl5, ठीक है। यानी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड रिएक्ट विद क्लोरीन गैस टू फॉर्म फास्फोरस टेट्राक्लोराइड, ठीक है, सॉरी पेंटाक्लोराइड। अब इसमें नाइट्रोजन रिएक्ट करेगी किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। आपका रिएक्शन क्या रिवर्सिबल है, क्या बनाएगी नाइट्रस ऑक्साइड। यहाँ पे कितने आ जाएंगे, मोल्स 2 आ जाएंगे बैलेंस करने के लिए। अब यहाँ पे भी 2 नाइट्रोजन, यहाँ पे भी 2 नाइट्रोजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन। अब इसने क्या करना है, आपने केसी एक्सप्रेशन भी डिराइव करना है, ठीक है, और केसी यूनिट्स भी निकालने हैं इसके। ये आपकी क्या होगी, असाइनमेंट होगी। अब केसी किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है और किन चीजों पे डिपेंड नहीं करता, आप ये पढ़ लेते हैं। केसी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट ओनली, यानी केसी हमेशा टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर। ये ना के प्रेशर के ऊपर, ना के वॉल्यूम, ना नंबर ऑफ मोल्स या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता। अब फॉर एग्जांपल आपका रिएक्शन है यहाँ पे नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस आपस में क्या करें, रिएक्टेंट कर रही, तो बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 2NH दिया गया, यहाँ पे 3। अब देखिए यहाँ पे आप चाहे नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ा दें। अब इसका मैं डायरेक्ट लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक केसी एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, मोल्स एज अ पावर, नीचे क्या लिखते हैं हम, रिएक्टेंट लिखते हैं। अगर मोल्स हैं तो उसे हम क्या ले लेंगे, पावर। ये क्या है, केसी एक्सप्रेशन। अब देखें केसी की वैल्यू, चाहे आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा दें, चाहे आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा दें, केसी की वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, सिर्फ एक चीज जो है ना जो चेंज होगी वो क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, कि आपका रिएक्शन फॉरवर्ड होगा या रिवर्स होगा, ठीक है। अब देखें मैं नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ा रहा हूं, पहले आपका रिएक्शन क्या जा रहा था, बैकवर्ड, यानी अमोनिया डिकम्पोज हो रहा था किसमें, हाइड्रोजन गैस में और नाइट्रोजन गैस में, यानी आपका रिएक्शन कौन सा होगा, रिवर्स रिएक्शन। मैं बैक वक्त उसी टाइम, यानी ये क्या आपका इक्विलिब्रियम हालत में रिएक्शन, बैक वक्त मैं क्या कर देता हूं, नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ा देता हूं। नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन क्या है, बढ़ा देता हूं, तो इक्विलिब्रियम थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, लेकिन बाद में जो है ना रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो इसमें केमिकल इक्विलिब्रियम दोबारा क्या है, एस्टैब्लिश हो जाता है। तो जो पहले रिवर्स रिएक्शन हो रहा था, अब मैंने नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन बैक पर बढ़ा दी, तो आपका रिएक्शन क्या है, फॉरवर्ड होना शुरू कर देगा, क्योंकि अब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, जितनी उन्हें चाहिए रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाने के लिए उतनी मौजूद होगी, फिर ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगी, अमोनिया बना देगी। लेकिन केसी की वैल्यू, फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू है 52, तो वैसी की वैसी ही रहेगी, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। हाँ, सिर्फ हम क्या है, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकते हैं। पहले रिवर्स रिएक्शन था, अब क्या है, फॉरवर्ड होना शुरू कर देगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद आपका क्या है, रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा। लेकिन केसी की वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप प्रेशर बढ़ा दें, कम कर दें, वॉल्यूम बढ़ा दें, कम कर दें, या नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, यहाँ पे 4 लगा दें, 6 लगा दें, 7 लगा दें, तो कोई फर्क नहीं है। कंसंट्रेशन बढ़ा दें, रिएक्टेंट साइड या प्रोडक्ट साइड, सिर्फ क्या होगी, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी या पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम चेंज होगी, ठीक है। लेकिन केसी की वैल्यू के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं या टेम्परेचर कम करते हैं, मैंने आपको याद हो, आपको शुरू में बताया था, आपके रिएक्शन होते हैं 2 तरह के जब हम हीट एनर्जी की बात करते हैं, एक होता है एक्सोथर्मिक, एक होता है एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में जब रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट्स बनते हैं, उसके साथ एनर्जी क्या है, रिलीज होती है। अब एंडोथर्मिक में रिएक्टेंट्स क्या है, एनर्जी को यूज करके, एनर्जी को अब्सॉर्ब करके क्या है, प्रोडक्ट बना देते हैं। तो अब दोनों के लिए हम पढ़ेंगे कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें तो केसी की वैल्यू के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। आप देखें आपका रिएक्शन इक्विलिब्रियम है, ये भी, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं
टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हीट एनर्जी, यानी अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे, हीट एनर्जी कौन सी होती है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जिसको इस्तेमाल करके क्या है प्रोडक्ट्स उसको क्या करते हैं, मजीद रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं। अब देखें अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो एनर्जी भी बढ़ जाएगी। जब एनर्जी बढ़ जाएगी तो आपके प्रोडक्ट्स उस एनर्जी को लेंगे। अब पहले फॉर एग्जांपल 50% रिएक्टेंट में चेंज हो रहे हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो आप क्या है तकरीबन 60 to 65% आपके प्रोडक्ट इस एनर्जी को यूज करके किसमें रिएक्टेंट में क्या है कन्वर्ट हो रहे हैं। तो आपके रिएक्टेंट साइड फॉर एग्जांपल ये है, मैं सिंपली लिख देता हूं इस तरह कि C इज इक्वल टू रेशियो ऑफ प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट। अब देखें प्रोडक्ट्स पहले 50% कन्वर्ट हो रहे थे, टेम्परेचर बढ़ाने से एनर्जी बढ़ गई, प्रोडक्ट ने उस एनर्जी को गेन करके पहले 50%, अब कितने 60 to 65% फॉर एग्जांपल क्या है रिएक्टेंट बना रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है रिएक्टेंट्स ज्यादा से ज्यादा बन रहे हैं। अब देखें और प्रोडक्ट जो है ना उसमें कन्वर्ट हो रहा है। अगर रिएक्टेंट ज्यादा बन रहे हैं तो देखें Kc इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट मोलर कंसंट्रेशन। अगर रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो ये क्या होगी, कम होगी। कहीं पे भी देखें अगर यहाँ पे इनवर्स रिलेशन रखा हुआ हो, अगर दो चीजों के दरमियान इनवर्स रिलेशन हो तो एक अगर चीज बढ़ रही है तो दूसरी क्या होगी, ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। तो देखें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, अब बढ़ जाएगी, प्रोडक्ट ज्यादा कन्वर्ट होंगे किसमें R में, तो Kc की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, अब 52 है फॉर एग्जांपल, 52 से कम फॉर एग्जांपल कितनी 45 हो जाएगी, लेकिन Kc की वैल्यू के ऊपर क्या है फर्क पड़ेगा। अब मैं अगर टेम्परेचर कम कर देता हूं, टेम्परेचर कम कर देता हूं, टेम्परेचर के कम करने से आपका जो यहाँ पे हीट एनर्जी है वो कम हो जाएगी, प्रोडक्ट को जितनी चाहिए एनर्जी उतनी ले नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आपके ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, रिएक्टेंट्स ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाना शुरू कर देंगे। जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो इट मींस आपकी Kc की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। देखें Kc की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन से या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन से। अगर प्रोडक्ट की मिकदार बढ़ रही है फॉर एग्जांपल कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो इस साइड पे कैसे, बाय अप्लाइंग टेंपरेचर देन Kc वैल्यू वेरीज या Kc वैल्यू इंक्रीजेस। ठीक है, तो ये क्या है आपका एक्सोथर्मिक। कभी कभी लिखा होता है, आपके लिए बस इतना याद रखना है कि भाई Kc की वैल्यू हमेशा टेंपरेचर के ऊपर डिपेंड करती है। अगर एंडोथर्मिक की बात करें, मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, एनर्जी इस साइड में है, अब्जॉर्ब करता है, एनर्जी जरूरत होती है तो एनर्जी ज्यादा से ज्यादा मिल रही है रिएक्टेंट्स को। पहले 70% रिएक्ट कन्वर्ट हो रहे थे प्रोडक्ट में फॉर एग्जांपल, तो अब कितने 90%, यानी रिएक्टेंट क्या है ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी। अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी तो Kc की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो अगर टेम्परेचर कम कर दें, एनर्जी कम हो जाएगी, रिएक्टेंट को कम एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो रिएक्टेंट थोड़े से प्रोडक्ट में चेंज होंगे लेकिन प्रोडक्ट से ज्यादा रिएक्टेंट्स में चेंज हो रहे होंगे, जिसकी वजह से प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है ना क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी तो आपकी Kc की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, ये मैंने इसलिए समझाया ताकि आपको याद रहे कि Kc हमेशा टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, ना कि प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ठीक है, लेकिन आपने इतना याद रखना है Kc हमेशा टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। ये आपका MCQ भी आ सकता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, शुक्रिया।